हेलो एवरीवन। तो हमारी जो लुसेंट सीरीज चल रही है उसमें एंसेंट हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें आ चुकी हैं और ये लास्ट क्लास है और एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट। अगली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इसमें बिल्कुल लुसेंट के हर पॉइंट को अच्छे से कवर किया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट है सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है 3री शताब्दी के अंत में कुषाणों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद और सातवाहन वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। और इस शून्यता को समाप्त करते हुए उत्तर भारत में एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होता है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य और सातवाहन वंश का जब पतन हुआ उसके बाद राजनीतिक शून्यता हुई और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त वंश का जो उदय था वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, तो प्रयाग, उस वक्त प्रयाग कहा जाता था, इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी के क्षेत्र में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और जो लगभग समय है तो वो माना जाता है 275 से 300 ईस्वी तक का समय। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र जो है घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त और घटोत्कच ने केवल महाराजा की ही उपाधियां धारण की थी। केवल महाराजा की ही उपाधियां जो थी वो धारण की थी। और इससे स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक काल में वे किसी बड़े सम्राट के अधीन सामंत और स्थानीय शासक रहे होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम। अब आता है चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक एवं अत्यंत शक्तिशाली शासक माना जाता है चंद्रगुप्त को। यानी कि संस्थापक नहीं था लेकिन वास्तविक एवं अत्यंत शक्तिशाली और वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, जबकि संस्थापक श्रीगुप्त था। और इसने महाराजा के स्थान पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की, जबकि श्रीगुप्त और घटोत्कच उन्होंने केवल महाराजा की उपाधियां धारण की थी। 319 से 320 ईस्वी में राज्यरोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की। राज्यरोहण के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यही संवत आगे चलकर क्या वल्लभी संवत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। वल्लभी संवत के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था, तो कुमार देवी से। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ और इस वैवाहिक संबंध का गुप्त साम्राज्य के इतिहास में अत्यंत महत्व था। और इस अवसर पर राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। इस अवसर पर चंद्रगुप्त ने राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे और सिक्कों पर एक और चंद्रगुप्त एवं एक और कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी ओर लिच्छवे अंकित था। और उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा और ये प्राचीन भारत के सबसे महान सैन्य विजेताओं में से एक था। कौन? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त। और इसे कभी न हारने वाले और लगातार युद्ध जीतने के इतिहास के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने कहा है, क्योंकि ये कभी भी हारा नहीं था, लगातार युद्ध जीतने के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है। यह उपाधि उसकी महान सैन्य और विजयों से प्रभावित होकर जो है दी गई थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई है और ये संस्कृत भाषा में है। किसमें? तो संस्कृत भाषा में है। और ये मूल रूप से सम्राट अशोक का कौशाम्बी वाला स्तंभ है, जिसके बाद में इलाहाबाद लाया गया। प्रयाग प्रशस्ति जो था वो सम्राट अशोक का कौशाम्बी स्तंभ, जिसे बाद में प्रयागराज इलाहाबाद लाया गया। और इस प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विजयों का विस्तृत और क्रमबद्ध विवरण भी मिलता है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत और क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और यह संस्कृत साहित्य की किसमें? चंपू शैली। तो चंपू शैली जो होती है वो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण
का अत्यंत सुंदर उदाहरण है चंपू शैली। और ये चंपू शैली का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। समुद्रगुप्त की कुछ महान विजय नीतियां देख लेते हैं। तो आर्यव्रत के राजाओं के प्रति, जो उत्तर भारत के थे उनके लिए, तो इसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पूरी तरह पराजित किया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में सीधे मिला लिया था। और इतिहास में इसे प्रथमोद्धरण नीति कहा गया है। जबकि दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति इसने कौन सी नीति अपनाई? तो इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को युद्ध में पराजित किया, लेकिन उनकी राजनीतिक संप्रभुता को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उन्हें कर यानी कि टैक्स देकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए थे, यानी कि बस उनसे कर टैक्स लेता था। और यह नीति ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति कहलाई। जबकि आठवीं राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो विंध्य क्षेत्र के जो आठवीं राजा थे, आदिवासी राजाओं को पराजित कर उन्हें अपना परिचालक यानी कि सेवक बना लिया था। और सीमावर्ती राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो पूर्वी सीमा के 5 राज्यों समट, डबाक, कामरूप, नेपाल और कुर्तुरपुर और 9 गणराज्यों को कर देने और आज्ञा मानने के लिए बाध्य किया था। जबकि विदेशी शक्तियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो उत्तर पश्चिम के कुषाण शासकों, देवपुत्र शाही शासनानुशासी शकों और श्रीलंका के मेघवर्मन के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण और कूटनीतिक के संबंध रखे। समुद्रगुप्त को इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे इस महान संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। साहित्य और कला प्रेम के कारण इसे क्या कविराज भी कहा गया है। कविराज भी कहा जाता है किसे? तो समुद्रगुप्त को। और इसने अपने विशाल साम्राज्य विस्तार के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। किसका? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और इसे पराक्रम अति अप्रतिरथ पराक्रम और सर्वराजोच्छेता जैसी भव्य उपाधियां धारण की थी। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसे इतिहास में अपनी महान वीरता और न्यायप्रियता के कारण विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामगुप्त भी कुछ समय के लिए शासक हुआ था। पश्चिमी भारत यानी कि मालवा और गुजरात के शकों ने लंबे समय से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को परेशान कर रखा था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण कर उन्हें पूरी तरह पराजित किया और उनके साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसका तो शकों का। इस महान विजय के उपलक्ष्य में इसने सकारी यानी शकों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। पश्चिम भारत में व्यापारिक सहूलियत के लिए इसने चांदी के सिक्के, जिन्हें रूपक कहा गया है, तो चांदी के सिक्के जो रूपक थे वो किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का जो विवाह था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। वाकाटकों की जो राजनीतिक सहायता से इसने पश्चिमी भारत और दक्कन के व्यापारिक मार्गों पर अपना अधिकार पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था। किसकी? वाकाटकों की सहायता से। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान, तो फायान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फायान ने अपनी यात्रा वृत्तांत सियूकी में मध्य देश की जनता को अत्यंत सुखी, समृद्ध और शाकाहारी बताया और उसने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के राजमहल को देखकर यह लिखा था कि यह महल इंसानों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित लगता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कला, विज्ञान और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तो कला, विज्ञान और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को माना जाता है, जहां अपने अपने क्षेत्र के कितने तो 9 सर्वोच्च विद्वान निवास करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कालिदास महान संस्कृत कवि थे। अमर सिंह संस्कृत कोशाकार यानी कि अमर कोश के रचिता, अमर सिंह अमर कोश के रचिता, यह पुस्तक भी पूछी जाती है। वरुचि व्याकरणकार, धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक। छपड़क ये ज्योतिषी थे और शंकु तो शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। वेताल भट्ट
मंत्र शास्त्री जादूगर, घट परकर वास्तुकार थे। और वराहमिहिर तो महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ वराहमिहिर। अब आता है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य भी कहा गया है। 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा और इसने अपने शासनकाल में श्री महेंद्रादित्य और अकरादित्य की उपाधियां धारण की। तो श्री महेंद्रादित्य और अकरादित्य जो उपाधियां हैं, ये किसकी उपाधियां हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां हैं। प्राचीन विश्व के सर्वोच्च, सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो ऐतिहासिक श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो सर्वप्रथम स्थापना थी तो वो कुमारगुप्त ने कराई थी, जहां बौद्ध धर्म और विभिन्न शास्त्रों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। और इसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिम सीमा से बर्बर जातियों, पुष्यमित्रों और हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे, जिन्हें रोकने में इसका शासनकाल व्यस्त रहा। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। 455 से 467 तक शासनकाल है स्कंदगुप्त। आपको शासनकाल का डेट टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक क्रोनोलॉजी में याद रखना। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका योग्य पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त और इसके शासन की जो सबसे बड़ी भयानक और गंभीर चुनौती थी वो उत्तर पश्चिम से लगातार हो रहे बर्बर हूणों के आक्रमण को रोकने की थी। सबसे बड़ी चुनौती जो उत्तर पश्चिम से जो लगातार हो रहे थे हूणों के आक्रमण, उन्हें रोकने की थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को युद्ध में इतनी बुरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित किया कि हूणों की हिम्मत भारत की तरफ दोबारा देखने की भी नहीं थी। हूणों को पराजित किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्कंदगुप्त ने। और इसके प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। में जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में पुष्यगुप्त और अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार अपने योग्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के माध्यम से करवाया था। और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था और इसकी मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया था। गुप्त वंश का अंतिम कमजोर शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अब अगर सीधे डायरेक्ट फैक्ट में देख ली जाए तो कुमारगुप्त की उपाधियां, तो इसने महेंद्रादित्य और अकरादित्य की उपाधियां धारण की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, पुष्यमित्र और हूणों के आक्रमण का सामना किया, और स्कंदगुप्त ने हूणों को निर्णायक रूप से पराजित किया और सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया। इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट स्कंदगुप्त था और मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया और गुप्त वंश का जो पतन है वो कमजोर शासक विष्णुगुप्त, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब गुप्त प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो गुप्त काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी? तो राजतंत्रात्मक। राजा का पद प्राय वंशानुगत होता था। तो गुप्त प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जो राजा का पद था वो वंशानुगत होता था। ज्येष्ठ अधिकार का नियम पूरी तरह कठोर नहीं था, यानी कि राजकुमारों में जो सबसे योग्य होता था उसे प्राथमिकता मिलती थी। ये नहीं था कि जो बड़ा है उसी को मिलेगी। राजा की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य। अमात्य किसे कहा गया है? तो अमात्य मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था, अमात्य या फिर सचिव। सैन्य व्यवस्था में बड़े और मुख्य अधिकारियों को महादंड नायक, क्या? तो सैन्य व्यवस्था में बड़े और मुख्य अधिकारियों को महादंड नायक और अश्वसेना के प्रधान महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्वसेना के प्रधान को महाबलाधिकृत कहा जाता था। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, देश या फिर भुक्ति। तो देश या भुक्ति, उसके बाद में आता था विषय या देश के बाद विषय के बाद विधि और विधि के बाद में ग्राम, ये क्रम था। देश या भुक्ति, तो ये सबसे बड़ी प्रांतीय इकाई थी जिसके मुख्य प्रशासक को उपरिक कहा जाता था। विषय, भुक्तियों के नीचे विषय था, यानी कि जिला होते थे जिसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विषयपति कहलाता था। विधि,
विषयों के नीचे विधि थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक या मेहतर कहलाता था। राजस्व एवं कर प्रणाली, तो कृषि योग्य भूमि पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला मुख्य कर कुल उपज का 1/6 भाग होता था, जिसे भाग या फिर भोग कहा जाता था। कितना? तो 1/6 भाग जो भूमि कर था। जबरन श्रम या फिर बिना वेतन के काम करवाने की प्रथा को विष्टि कहा जाता था। तो विष्टि क्या थी? गुप्त प्रशासन में जो विष्टि थी, विष्टि किसे कहा जाता था? तो जबरन श्रम को, बिना वेतन के कार्य कराने को, जो एक प्रकार का राजकीय कर था। इसे राजकीय कर माना जाता था। गुप्त राजाओं ने अपनी अर्थव्यवस्था, व्यापार और स्वर्ण समृद्धि के प्रमाण स्वरूप सबसे अधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें अभिलेखों और साहित्य में क्या कहा गया है? दिनार। तो दिनार सोने के सिक्कों को कहा गया है, जो कि गुप्त शासकों ने जारी किए थे। और सर्वाधिक जो सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, वो गुप्त शासकों ने ही किए थे। धर्म की स्थिति क्या थी? तो गुप्त शासक जो थे वो मूल रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके? तो गुप्त शासक मूल रूप से वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका राज चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़ था और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में भागवत धर्म, अवतारवाद और भव्य मंदिरों में मूर्ति पूजा का अत्यधिक प्रसार हुआ है। भागवत धर्म का अवतारवाद और भव्य मंदिरों में मूर्ति पूजा का अत्यधिक प्रसार हुआ। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ पुराणों का वर्तमान संकलित रूप इसी गुप्त काल में तैयार किया गया है। इसी गुप्त काल में क्या है? तैयार किया गया है। मंदिर निर्माण कला, नागर शैली की शुरुआत हुई। मंदिर निर्माण कला, तो भारत में पक्की ईंटों और पत्थरों से मंदिर निर्माण की कला की वास्तविक और व्यवस्थित और वैज्ञानिक शुरुआत गुप्त काल से ही मानी जाती है। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला के प्रमुख उदाहरण हैं। तो देवगढ़ मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव ईंट का मंदिर, यह भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। बोमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। और ये गुप्तकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट और अद्वितीय उदाहरण हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफा, विशेषकर गुफा संख्या 16 और 17, कौन सी? 16 और 17 के प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं के प्रसिद्ध भित्ति चित्र, गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है गुफा संख्या 16 में, और गुफा संख्या 17 में चित्रशाला क्या है? चित्रशाला इसको कहा जाता है। ये चित्र विश्व भर में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण हैं, तो गुप्त साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ? एक तो हूणों के आक्रमण, यानी कि मध्य एशिया से बर्बर हूण, तोरमान और मिहिर कुल के लगातार एवं शक्तिशाली आक्रमण। तो इससे राजकोष और सैन्य शक्ति क्या हुई? पूरी तरह से चरमरा गई, क्योंकि उनसे युद्ध करने में बहुत अधिक जो भी धन था वो इनमें खर्च हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी एवं साम्राज्य का अत्यधिक प्रशासनिक विस्तार, केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया था स्कंदगुप्त के बाद। सामंतवाद का उदय, तो स्थानीय सामंतों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाना और केंद्र के प्रति वफादारी कम करना। स्थानीय जो सामंत थे वो अधिक शक्तिशाली हो गए और केंद्र के प्रति निष्ठा कम हो गई थी। मध्य एशिया में हूणों के आक्रमण एक कारण थे, और ये हमने ऊपर देख लिए हैं। वाकाटक राजवंश, अब होता है वाकाटक राजवंश का उदय। तो तीसरी शताब्दी के मध्य 255 ईस्वी में सातवाहन के पतन के बाद, ये वाकाटक वंश ऊपर आना था। दक्कन एवं मध्य भारत में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश का पतन और उसके बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ, और संस्थापक तो विंध्य शक्ति था वाकाटक वंश का, और विंध्य शक्ति के बाद उसका पराक्रमी पुत्र प्रवरसेन प्रथम, और प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी और 4 अश्वमेध यज्ञ, कितने? तो 4 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वाकाटक वंश की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रवरसेन प्रथम के पश्चात वाकाटक साम्राज्य मुख्य रूप से 2 प्रमुख शाखाओं में बटा था वाकाटक। तो पदंपर शाखा और मुख्य, यानी कि प्रवर नंदी वर्धन शाखा।
इसके संस्थापक शर्वसेन थे और इस शाखा के राजाओं का गुप्त साम्राज्य के साथ सबसे अधिक राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध थे। गुप्त साम्राज्य, तो वाकाटक वंश का गुप्त साम्राज्य के साथ राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे वाकाटकों के। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह किसके साथ? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन द्वितीय की जो मृत्यु है उसके पश्चात प्रभावती गुप्त ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवासेन और दामोदर सेन के नाम पर कुछ समय तक वाकाटन राज्य की शासन व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन किया था। और इस वैवाहिक गठबंधन के कारण गुप्तों को पश्चिमी भारत और दक्कन के व्यापारिक मार्गों पर शकों के विरुद्ध लड़ने में बहुत बड़ी सामरिक सहायता मिली थी। कला साहित्य एवं सांस्कृतिक योगदान क्या रहा? तो वाकाटक नरेश कला साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक थे। वाकाटक नरेश कला साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक थे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में से कई बौद्ध गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 16 और 19 का निर्माण और उनके भित्ति चित्र वाकाटक राजाओं और उनके सामंतों के संरक्षण में ही तैयार करवाए गए थे। वाकाटक शासक स्वयं विद्वान, संगीत, संस्कृति प्रेमी। उदाहरण के लिए शासक प्रवरसेन द्वितीय, तो प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध महाकाव्य सेतुबंध की रचना की। गुप्तोत्तर काल, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश की स्थापना। तो गुप्त वंश के पतन के बाद में उत्तर भारत में जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें थे मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति और परवतीगुप्त और गोंड प्रमुख थे। इन सभी राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। किसने? तो पुष्यभूति वंश ने। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी तो थानेश्वर थी। और प्रभाकर वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता और पहला शक्तिशाली शासक था। इसे परम भट्टारक या फिर महाराज अधिराज जैसा भव्य सम्मानजनक उपाधियां भी धारण की थी। परम भट्टारक और महाराज अधिराज की उपाधियां धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और यशोमती 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का जो विवाह था वो मालवर गोंड संघर्ष। तो राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। और इसके बड़े भाई राज्यवर्धन ने मालवा के राजा देवगुप्त को युद्ध में मार डाला, लेकिन देवगुप्त के मित्र शशांक, गोंड नरेश और बंगाल के शासक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसी ने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको किसने? तो शशांक, शैव धर्म के अनुयायी शशांक ने कटवा दिया था, और जिसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी वृक्ष के नीचे। अब आता है हर्षवर्धन। तो बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। और हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किसके? तो हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। और इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। गद्दी पर बैठते ही हर्ष ने किसको? तो शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज स्थानांतरित की। तो थानेश्वर से राजधानी कन्नौज हर्ष ने की थी। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और फिर वहां अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच
नर्मदा नदी। कहाँ? तो नर्मदा नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ। हर्षवर्धन का जो युद्ध था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। इस युद्ध और हर्ष की पराजय की स्पष्ट जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से, किससे? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन का उदय एवं प्रमुख घटनाक्रम क्या है? तो राज्यवर्धन की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है नीति का पंडित भी कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा जाता है। वे भारत में मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आया था। क्या करने? तो पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने आया था। हर्षवर्धन जो है वो प्रारंभ में भगवान शिव और सूर्य का क्या था? अनन्य उपासक था। ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की तो महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। तो ह्वेनसांग ने से मिलने के बाद हर्ष क्या था? हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया और वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र था। किसके? हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। हर्ष ने कन्नौज में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार और ह्वेनसांग के सम्मान में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था। किसने? तो हर्षवर्धन ने। कहाँ पे? तो कन्नौज में। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयागराज में, इलाहाबाद में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और ह्वेनसांग इसके 6ठे सम्मेलन में शामिल हुआ था। और कहा जाता है कि इसमें अपना यह सब कुछ दान कर देता था। हर्षकालीन प्रशासन और सैन्य व्यवस्था, तो प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का जो संपूर्ण साम्राज्य है वो कई प्रांतों में बटा था। प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति का जो प्रशासक है वो राजस्थानीय उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहलाता था। उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का जो विभाजन है वो विषय में हुआ था जिसके प्रमुख विषयपति थे और उससे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम के ग्रामिक। पुलिस विभाग के सामान्य कर्मचारियों को चाट या फिर भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी दंडपासिक था। कौन था? तो दंडपासिक था। अश्वसेना के अधिकारी को वृद्धेश्वर, अश्वसेना के अधिकारी को क्या? तो वृद्धेश्वर कहा जाता था। तो पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारियों को और अश्वसेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर कहा जाता था। हर्ष के प्रमुख दरबारी कवि, तो अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था और ये विदेश मंत्री भी था। सिंहनाद हर्ष का मुख्य सेनापति था। कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल स्कंदगुप्त हस्ती सेना, हाथियों की सेना का मुख्य अधिकारी होता था। राज्य की आय, अर्थव्यवस्था और समाज, तो राज्य की आय का जो मुख्य भू राजस्व था वो कृषि उपज का कितना? तो 1/6 भाग था जिसे टैक्स के रूप में लिया जाता था। हर्ष के समय मथुरा अपने किस लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा अपने सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की सेना को क्या? चतुरंगिनी कहा जाता था। तो चतुरंगिनी हर्ष की सेना को कहा गया है। और ह्वेनसांग ने भारतीय समाज में शूद्रों को क्या कहा है? तो कृषक बताया था। कृषक यानी कि किसान बताया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कवि बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, हर्षवर्धन की जीवनी और कादम्बरी, विश्व का प्राचीनतम उपन्यास कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने की है। हर्षवर्धन स्वयं एक महान संस्कृत नाटककार और विद्वान था। हर्षवर्धन स्वयं एक महान संस्कृत और नाटककार और विद्वान था।
हर्ष ने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट के अलावा मयूर, जिन्होंने सूर्य शतक लिखा है, क्या सूर्य शतक लिखा है, और हर्ष, हरिदत्त और जयसेन जैसे महान विद्वान भी निवास करते थे। अब आता है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। पल्लवों की राजधानी, तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पल्लव शासक स्वयं को अश्वत्थगामा, क्या अश्वत्थगामा का वंशज मानते थे। संस्थापक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? तो अवनी सिंह की उपाधि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने धारण की थी। किसने? तो सिंह विष्णु ने धारण की थी। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये क्या था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम के आदि वराह मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के आदि वराह मंदिर, तो आदि वराह मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लव शासक सिंह विष्णु के शासनकाल में ही हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद आता है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक रहा। यह पल्लव वंश का एक महान और प्रतापी शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, जो पहले जैन अनुयायी था। पहले जैन था, लेकिन बाद में तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया था। शैव धर्म अपना लिया था। और ये एक महान लेखक और नाटककार था। महान लेखक और नाटककार था। इसने संस्कृत में मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इसके शासनकाल में पल्लव चालुक्य वंश के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही पल्लव और चालुक्य के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूत्य ने इसे पराजित कर दिया। और इसने चित्रकला में चित्रकालपुरी और संगीत में चैत्यकारी जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक इसका शासनकाल है। यह पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक तो नरसिंह वर्मन प्रथम था पल्लव वंश का, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है। क्या? मामल्ल भी कहा जाता है। इसने अपने पिता महेंद्र वर्मन की हार का बदला लेते हुए चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूत्य को 642 ईस्वी में बुरी तरह पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस महान विजय के उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी। नरेश पुलकेशिन दूत्य को पराजित करके क्या किया? राजधानी को अपनी वातापी कर लिया था। वातापी पर अधिकार, उसकी जो राजधानी थी वातापी, उस पर अधिकार कर लिया था। और इस उपलक्ष्य में इसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। और इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन? तो हेनशांग। चीनी यात्री वेनशांग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री वेनशांग ने जो कांचीपुरम की यात्रा की थी वो नरसिंह वर्मन के समय की थी। और वातापी कोंडा की जो उपाधि थी वो भी नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। इसने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की और समुद्र तट पर एक प्रसिद्ध एकाश्म रथ मंदिर, जिन्हें सप्त पैगोड़ा या फिर 7 रथ मंदिर कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इन रथों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर है, जिसमें कोई अलंकरण नहीं मिलता है। नरसिंह वर्मन दूत्य 700 से 728 ईस्वी तक रहा। इसे राजसिंह यानी कि राजाओं में सिंह, आगमपिर्य शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अरबों का आक्रमण हुआ था। और इसी के समय चीन में दूत मंडल भी भेजे गए थे। तो चीन में जो दूत मंडल भेजे थे वो नरसिंह वर्मन दूत्य ने भेजे थे।
इसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। जो द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, और ये किसमें है? तो द्रविड़ वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत के महान विद्वान डंडिन, कौन? तो डंडिन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक विद्वान डंडिन किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के अन्य कुछ शासक, तो नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का जो निर्माण है वो नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था कांची में। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में अपराजित वर्मन का नाम आता है। किसका? अपराजित वर्मन का नाम आता है। चोल शासक आदित्य प्रथम, तो चोल शासक आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित कर पल्लव साम्राज्य का अंत कर दिया और उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। चालुक्य वंश, अब आते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने? तो जयसिंह ने की थी। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी, और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी शासक तो पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था, जिसने वातापी, वर्तमान बादामी पहाड़ियां, कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। पुलकेशिन प्रथम, तो पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और सत्याश्रय रणविक्रमी जैसी उपाधियां धारण की थी पुलकेशिन प्रथम ने, और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का सबसे महान सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित अहोल अभिलेख से हमें मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि की जो विस्तृत जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें अहोल अभिलेख से, और अहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित है? तो रवि कीर्ति, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। और इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है, लिपि कन्नड़ है। हर्षवर्धन के साथ संघर्ष, तो पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। पल्लवों के साथ संघर्ष, इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया, लेकिन बाद में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसंग ने इसे राज्य की यात्रा की थी। फारस के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल भेजा था। तो फारस के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल भेजा था, और इसकी जानकारी अजंता के एक चित्र से भी मिलती है। विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680 ईस्वी, तो पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद चालुक्य वंश की शक्ति कुछ समय के लिए क्या हुई? कमजोर हुई, जिससे उसके योग्य पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पुनर्जीवित किया, और इसने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और राजमल्ल की उपाधि धारण की थी। किसने? तो विक्रमादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। चालुक्य वंश, तो चालुक्य वंश विनयादित्य, इसके शासनकाल में शांति और समृद्धि रही तथा इसने कई उपाधियां भी धारण की। विनयादित्य चालुक्य वंश के ही कुछ अन्य शासक हैं। विजयादित्य, तो विजयादित्य इसके काल में चालुक्य साम्राज्य में भव्य मंदिरों का निर्माण, तो भव्य मंदिरों का निर्माण चालुक्य साम्राज्य में तो विजयादित्य के समय हुआ है। विक्रमादित्य द्वितीय, तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्खन पर
अरबों ने आक्रमण किया, दक्कन पर अरबों ने आक्रमण किया और इसके उत्तराधिकारी राजकुमार पुलकेशिन ने, किसने, तो राजकुमार पुलकेशिन ने विफल कर दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय ये चालुक्य वंश का अंतिम राजा था और इसे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने पराजित कर चालुक्य वंश की सत्ता समाप्त कर दी और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय ने चालुक्य वंश के अंतिम राजा था और इसे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने पराजित कर चालुक्य वंश की सत्ता समाप्त कर दी और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। तो चालुक्यकालीन वास्तुकला, मंदिर निर्माण और संस्कृति क्या थी, तो बादामी के चालुक्यों के शासनकाल में कौन सी, तो मंदिरों के लिए बेसर शैली की मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। किसका, बेसर शैली का, जो कि नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप थी, दोनों का मिश्रित रूप थी बेसर शैली, और इसी का विकास हुआ चालुक्य वंश में। ऐहोल, तो मंदिरों का शहर, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ऐहोल को मंदिरों का पालना भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध लड़खान मंदिर, दुर्गा मंदिर और जैन मंदिर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर, तो लड़खान मंदिर, दुर्गा मंदिर और जैन मंदिर यहाँ पर हैं। बादामी की गुफाएं, तो बादामी में चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 4 तक चालुक्य काल की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। किसकी, तो चालुक्य काल की उत्कृष्ट कला का उदाहरण है, जिसमें वैष्णव, शैव और जैन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इन बादामी गुफाओं में वैष्णव, शैव और जैन जो मूर्तियां हैं वो उत्कृष्ट हैं। तो पट्टिकल के मंदिर, चालुक्यों ने कई प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर के, कौन से, तो विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ शैली में बने और दक्षिण भारतीय वास्तुकला के अनमोल रत्न हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ शैली में बने और दक्षिण भारतीय वास्तुकला के अनमोल रत्न हैं। चालुक्य शासक मूल रूप से क्या थे, ब्राह्मण धर्म यानी कि वैष्णव और शैव मत के अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे जैन और बौद्ध धर्म के प्रति भी पूरी तरह सहिष्णु थे। चालुक्य शासक मूल रूप से वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जैन और बौद्ध के प्रति भी वह पूरी तरह से सहिष्णु थे। राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था, तो दंती दुर्ग था। इस वंश ने 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य वंश की सत्ता को समाप्त कर दक्कन में अपने साम्राज्य राष्ट्रकूट की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो क्या थी, मान्यखेड़ थी, मालखेड़ या मान्यखेड़ थी। इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, किसकी राजधानी क्या थी, और अगर चेंज हुई है राजधानी तो किसके समय में चेंज हुई, बस इतना ही ज्यादा पूछा जाता है। या इसका संस्थापक कौन था, या वास्तविक संस्थापक और शक्तिशाली संस्थापक किसे माना जाता है। तो दंती दुर्ग ने महाउज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो महाउज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का जो अनुष्ठान था वो किसने किया था, तो किसने वो किया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग ने। अब अगला शासक है कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बनता है, यानी कि उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बनता है और इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया वास्तुकला का अद्भुत आश्चर्य है। ध्रुव धारामस, तो ये राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शक्तिशाली शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। तो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप तो ध्रुव ने किया था। किसने किया था, ध्रुव ने किया था। और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसने कन्नौज के शासक वज्रायुध और गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित भी किया था। अगला शासक है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान और पराक्रमी शासक था। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान और पराक्रमी शासक था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में उत्तर भारत के शासकों पाल वंश के धर्मपाल और प्रतिहार वंश के नागभट्ट दूत्य को बुरी तरह पराजित किया। क्या किया, बुरी तरह पराजित किया। और इसके सैन्य अभियानों की प्रसिद्धि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। इसकी गोविंद तृतीय।
अगला शासक है अमोघवर्ष प्रथम। ज्यादातर पूछा जो जाता है तो अमोघवर्ष प्रथम ही पूछा जाता है। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक शांतिप्रिय, विद्वान और कला प्रेमी शासक था, जिसने लगभग कितने तो 64 वर्षों तक शासन किया है अमोघवर्ष प्रथम ने। और इसने जो अपनी राजधानी थी वो मान्याखेड़ को बनाया था। यह किसका, तो जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख जिनसेन के आदि पुराण में मिलता है। किसके, तो जिनसेन के आदि पुराण में मिलता है अमोघवर्ष के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख। अमोघवर्ष स्वयं एक महान लेखक था और इसने कन्नड़ भाषा में, किसमें, तो कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, तो अमोघवर्ष ने की थी और कन्नड़ भाषा में की थी। इसके दरबार में महान गणितज्ञ महावीराचार्य, कौन, तो महावीराचार्य और जिनसेन जैसे विद्वान निवास करते थे। अरब यात्री सुलेमान इसी के शासनकाल में भारत आया था और उसने अमोघवर्ष को दुनिया के 4 महान सम्राटों में गिना है। तो दुनिया के 4 महान। कृष्ण तृतीय, अगला है कृष्ण तृतीय एवं राष्ट्रकूट वंश का पतन कैसे हुआ। तो इस वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, जिसने चोल राजाओं को पराजित करके कहां पर, तो तंजौर पर अधिकार किया था। चोल राजाओं को पराजित करके तंजौर पर अधिकार कर लिया और रामेश्वरम में विजय स्तंभ भी स्थापित किया था। तो रामेश्वरम में जो विजय स्तंभ स्थापित किया था तो वो कृष्ण तृतीय ने किया था। और उसके दरबार में कौन, तो पौन्य नामक कन्नड़ कवि रहता था। पौन्य नामक कन्नड़ कवि रहता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। किसकी, शांति पुराण की रचना की थी। इस वंश का अंतिम राजा कौन था, कर्कदूत्य। तो इस वंश का अंतिम राजा कर्कदूत्य था, जिसे तैलपदूत्य ने चालुक्य शासक ने 973 ईस्वी में पराजित कर राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी। राष्ट्रकूट कालीन संस्कृति, धर्म और साहित्य क्या है। तो राष्ट्रकूट शासन जो था वो धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु थे। वे शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन सभी धर्मों का आदर करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में ही एलोरा की प्रसिद्ध गुफा संख्या 1 से 34, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की गुफाएं शामिल हैं, तथा मुंबई के पास समुद्र तट पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं, कहाँ पे, तो एलिफेंटा की गुफाओं जहां प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है। तो त्रिमूर्ति शिव की जो प्रतिमा है वो एलिफेंटा की गुफाओं में है, का निर्माण हुआ था। तो ये किसके समय हुआ था, तो ये गुफाओं का राजाओं के संरक्षण में हुआ था। राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में हुआ था एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण। और ये गुफा संख्या 1 से 34 तक का निर्माण हुआ था और इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू सभी धर्मों से रिलेटेड गुफाएं थीं। इस काल में कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ। तो राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ साहित्य का जो स्वर्ण युग शुरू हुआ है वो राष्ट्रकूट काल में हुआ है, जिसमें पंप, पौन और रन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न से ने प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। कौन सी, तो पम, पौन और रन। चोल साम्राज्य, अब आता है चोल साम्राज्य। तो 9वीं शताब्दी में पल्लवों की शक्ति के पतन के बाद दक्षिण भारत, कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक बार फिर से भव्य उदय हुआ। चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। चोल साम्राज्य के पुनरुत्थान का श्रेय किसको, तो विजयालय को दिया जाता है। पुनरुत्थान का श्रेय, जो पहले पल्लवों का एक क्या था, सामंत था। और विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजौर या तंजावुर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर, तो तंजावुर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो निंदु मधुसूदनी यानी कि दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम शासक बना। किसके, विजयालय के बाद। चोल वंश का जो पुनः उदय हुआ था तो विजयालय ने किया था, उसका जो श्रेय है वो विजयालय को दिया जाता है। और उसके बाद विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम शासक बनता है, जिसने पल्लव राजा अपराजित वर्मन को, किसे, तो अपराजित वर्मन को पराजित कर पूरे पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। चोल साम्राज्य के पुनरुत्थान का क्रम, तो विजयालय, फिर आदित्य प्रथम था जिसे अपराजित वर्मन को पराजित किया था, और फिर परांतक प्रथम चोल शक्ति का विस्तार हुआ इसी के समय।
और राजराज प्रथम चोल साम्राज्य को चरम वैभव तक पहुंचाया। अगला है राजराज प्रथम। ये चोल वंश का प्रथम महान प्रतापी और साम्राज्यवादी शासक था राजराज प्रथम। कौन? तो राजराज प्रथम चोल वंश का प्रथम महान प्रतापी और साम्राज्यवादी शासक था। इसने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करते हुए क्या किया? पांड्य, चेर और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदलने के लिए अपनी शक्तिशाली नौसेना का सुदृढ़ उपयोग किया और मालदीप तथा लक्षद्वीप पर विजय प्राप्त की। कहाँ पर? मालदीप और लक्षद्वीप पर। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तो राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में विश्व प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, कहाँ पे? तो तंजौर में विश्व प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट और भव्य उदाहरण है। राजराज प्रथम ने करवाया था राजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, जो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसके शासनकाल में भू राजस्व की सटीक व्यवस्था के लिए संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की माप करवाई गई थी। किसके? तो राजराज प्रथम के समय ही भूमि की माप कराई गई थी। राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम, फिर आता है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बाद उसका योग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा, जो चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है, और इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। कहाँ पर? तो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और वहां के राजा महेंद्र पंचम, कौन? तो महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया था। कहाँ पर? श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम ने, और श्रीलंका का जो राजा था महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर कहाँ? तो चोल राज्य में भेज दिया था। गंगा घाटी का अभियान। तो गंगा घाटी का अभियान, तो राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत पर एक सफल सैन्य अभियान चलाया और बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। और इस महान विजय के उपलक्ष्य में इसने गंगकोड चोलपुरम, यानी कि गंगा का विजेता गंगकोड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, और कावेरी नदी के मुहाने पर, कहाँ पे? तो कावेरी नदी के मुहाने पर गंगेकोड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई तथा वहां विशाल चोल गंगम नामक, कौन सी? तो चोल गंगम नामक सिंचाई झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया की विजय राजेंद्र प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से, कहाँ पे? तो सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के राजा संग्राम विजयतुंग वर्मन को पराजित कर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर क्या कर लिया? पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के राजा संग्राम विजयतुंग वर्मन को पराजित करके समुद्री व्यापारिक मार्गों पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। और चोल साम्राज्य के अन्य शासक, तो राजेंद्र प्रथम के बाद कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र जैसे शासक हुए, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था, जिसे पांड्य राजाओं ने पराजित कर चोल साम्राज्य का अंत कर दिया था। चोल प्रशासन। चोल प्रशासन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी, यह स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। यहाँ पे कैसी? चोल राज्य में स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी विस्तृत जानकारी किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ग्राम प्रशासन की देखरेख के लिए सभा और महासभा होती थी। तो चोल काल में ग्राम यानी कि गांव प्रशासन की देखभाल के लिए सभा और महासभा होती थी, जिसके सदस्यों का जो चुनाव है वो लॉटरी के माध्यम से एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख था वो राजा होता था, जिसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और संपूर्ण साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए किसमें? मंडलों में बटा था। मंडलों में बटा था, जिन्हें प्रोविंस भी कहा गया है। मंडल के नीचे वलनाड था, मंडल के नीचे वलनाड और वलनाड के नीचे नाडु, जिसे जिला, और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। चोल काल में कर प्रणाली जो थी वो बहुत सुव्यवस्थित थी। भूमि कर जो था वो उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। उपज का 1/3 भाग वसूला जाता था। चोल कला, वास्तुकला एवं संस्कृति। तो चोल कला, वास्तुकला एवं संस्कृति। तो चोल काल में
द्रविड़ वास्तुकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। कौन सी? तो द्रविड़ वास्तुकला जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची और मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या? गोपुरम कहा जाता था। मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था चोल काल में। चोल काल में द्रविड़ वास्तुकला जो कि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जिसकी शुरुआत इसी काल में मुख्य रूप से हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में राजराज प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से, किससे? तो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना भारत का सबसे बड़ा मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, जिसका जो शिखर है वो लगभग 13 फीट ऊंचे एक ही पत्थर से बना है। 13 फीट ऊंचे एक ही पत्थर से बना है इसका शिखर। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई भगवान शिव की नटराज की कांस्य प्रतिमाएं हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये चोल काल की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। साहित्य, तो इस काल में तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। चोल काल में तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। कंबन ने तमिल भाषा में प्रसिद्ध कंब रामायण की रचना की तथा पुगालेंद्री और जयंग कोडसन जिन्होंने कलिंग तुपुर्णी लिखा था, जिसे महान कवि हुए हैं। वेंशांग के समय प्रमुख समकालीन राज्य एवं राजवंश, तो चीनी यात्री वेनशांग जो हर्षवर्धन और पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। के जो यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस काल में उत्तर और दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजा भी अस्तित्व में थे। कामरूप इस समय जो है प्राचीन कामरूप जो था, कामरूप में भास्कर वर्मा नामक राजा शासन कर रहा था। कहाँ पे? कामरूप में भास्कर वर्मा नामक राजा शासन कर रहा था, जो हर्षवर्धन का क्या था? घनिष्ठ मित्र था और राजनीतिक सहयोगी भी था। क्या था? राजनीतिक सहयोगी भी था। और इसने कन्नौज की धर्म सभा में भी भाग लिया था। वल्लभी गुजरात, यहाँ मैत्रक वंश का शासन था और हर्ष के समय यहाँ का जो शासक था वो ध्रुवसेन दूत्य था। मैत्रक वंश का शासन था और हर्ष के समय यहाँ का शासक ध्रुवसेन दूत्य था, जिसके साथ हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। किसके? ध्रुवसेन दूत्य के साथ। और वल्लभी जैन धर्म और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है वल्लभी जैन धर्म और शिक्षा का। कन्नौज के मौखरी वंश, उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किसका? तो मौखरी वंश का उदय हुआ, जिसकी जो राजधानी थी वो कन्याकुब्ज यानी कि कन्नौज थी। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज या कन्याकुब्ज थी और बाद में यह हर्षवर्धन के साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन गया था। गौड़ वंश का जो संस्थापक था वो शशांक के नेतृत्व में गौड़ राज्य एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। किसके? तो शशांक के नेतृत्व में, जिसने थानेश्वर के साथ संघर्ष किया था गौड़ वंश ने। सिंध, तो इस काल में सिंध में एक शूद्र राजवंश का शासन था, जिसकी जानकारी भी ह्वेनसांग के विवरण में मिलती है। अब आती है राजपूतों की उत्पत्ति। तो प्राचीन काल के अंत में और मध्य काल के आरंभ के बीच उत्तर और पश्चिम भारत में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं। अग्निकुल का सिद्धांत यानी कि चंद्रप्रदाय की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार माउंट आबू पर किए गए एक महायज्ञ से 4 प्रमुख राजपूतों यानी कि प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चहामान की उत्पत्ति हुई थी। और अन्य इतिहासकारों के अनुसार राजपूत जो थे वो प्राचीन क्षत्रियों, शक, हूण और कुषाण जैसी विदेशी जातियों के भारतीय समाज में पूरी तरह घुल मिल जाने से उत्पन्न हुए थे। आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक तो मिहिर भोज था, भोज प्रथम, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक तो मिहिर भोज था और जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और उसने आदिवराह और प्रभास की उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज ने आदिवराह और
प्रभाष की उपाधियां धारण की थी मिहिर भोज ने। प्रतिहार शासक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल रहे। अरबी यात्री अल मसूदी मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी, तो अरबी यात्री अल मसूदी जो था वो मिहिर भोज के शासनकाल में ही भारत आया था और उसने प्रतिहार राजा को बौरा कहकर पुकारा था। इस वंश का अंतिम शासक तो यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। अब आता है पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसे बंगाल के अंत और अराजकता के माहौल से उभरने के लिए वहां की जनता ने चुनकर राजा बनाया था। किसे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल को वहां की जनता ने चुनकर स्वयं राजा बनाया था। इस वंश की राजधानी तो बिहार के मुंगेर थी। कहाँ पे? मुंगेर में थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक तो धर्मपाल था। संस्थापक गोपाल था, सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और प्रसिद्ध ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण भी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल ने क्या किया? बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल ने जावा के शैलेंद्र राजा बालभद्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव भी दान दिए थे। किसने? तो देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव भी दान दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म की महायान शाखा के क्या थे? प्रबल अनुयायी और संरक्षण थे। इसकी बौद्ध धर्म की महायान शाखा के पाल शासक बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रबल अनुयायी और संरक्षण थे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में वो इन्हीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिक से, लास्ट टॉपिक से आते हैं। इस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर हुए, जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। इस वंश के जो शासनकाल में प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान थे अतीश दीपंकर हुए हैं, जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी बुलाया गया था। अगला वंश है गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक तो जयचंद था। गढ़वाल वंश का जयचंद, जिसके साथ मोहम्मद गोरी का चंदावर युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद क्या हुआ था? पराजित हुआ और मारा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान श्रीहर्ष, जिन्हें नैषधीय चरितम और खंडन खंड गाद्यम की रचना की थी, जयचंद के दरबार में ही निवास करते थे। अगला है चौहान वंश या चहामान वंश। चौहान वंश, तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अछत्रपुर थी। अछत्रपुर और बाद में अजमेर हो गई थी। क्या थी? अछत्रपुर और बाद में अजमेर राजधानी बनाई थी चौहान वंश ने अपनी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था, जबकि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक भी था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा, जिसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरह पराजित हुआ था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? पराजित कर दिया, जिससे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगला है परमार वंश। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र यानी कि कृष्ण राज था 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इस वंश की राजधानी तो धरान नगरी मध्य प्रदेश थी। इस वंश का जो सबसे महान और सर्वोत्कृष्ट शासक था वो राजा भोज था। किसका? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र यानी कि कृष्णराज था और सबसे महान शासक तो राजा भोज था, जिसे भोज परमार भी कहा गया है, जो एक महान विजेता, विद्वान, कवि और क्या था? लेखक भी था। राजा भोज ने धरान नगरी में एक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर और उसके साथ संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी तथा भोजपुर नामक सुंदर शहर बसाकर वहां भोजेश्वर शिव मंदिर भी
बनवाया था। भोजेश्वर शिव मंदिर भी बनवाया था, सरस्वती मंदिर बनवाया और साथ में एक संस्कृत विद्यालय भी बनवाया। और फिर भोजपुर नामक एक सुंदर शहर बसाकर वहां पर भोजेश्वर शिव मंदिर भी बनवाया। राजा भोज ने अपने जीवन काल में चिकित्सा, व्याकरण और ज्योतिष और वास्तुकला पर लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि समरागण सूत्रधार। तो समरागण सूत्रधार जो ग्रंथ है वो किसका है? तो राजा भोज का है। अगला शासक है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक तो नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो खजुराहो थी। क्या थी? खजुराहो थी और बाद में महोबा को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक तो धंगदेव था। कौन था? तो धंगदेव था, जिसने खजुराहो में प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था। धंगदेव ने प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर, कहाँ पर? तो गंगा और यमुना के संगम पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस वंश के शासक विद्याधर, तो इस वंश के शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार राज्यपाल की हत्या की थी, क्योंकि वह मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय बिना लड़े भाग गया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परिमल देव था यानी कि परमाल था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के युद्ध में पराजित किया था और इसी के सेनापति आला और उदल थे। आला और उदल पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के युद्ध में पराजित किया था। परमाल जो है चंदेल वंश के अंतिम शासक परमाल आला और उदल थे के सेनापति। अगला वंश है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। कौन था? तो मूलराज प्रथम था और इस वंश की राजधानी अनिलवाड़ गुजरात थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो सिद्धराज जयसिंह था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र, कौन? तो हेमचंद्र रहते थे जयसिंह के दरबार में। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के शासन काल में ही 1025 में महमूद गजनी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे पूरी तरह से जो है लूट लिया था। भीम प्रथम के मंत्री बिमला ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो सफेद संगमरमर से निर्मित है का निर्माण करवाया था। किसने? तो भीम प्रथम के मंत्री बिमला ने करवाया था। माउंट आबू की प्रसिद्ध पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण, जो कि सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो भीमदूत्य था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भीमदूत्य था, जिसके सामंत महामंडलेश्वर 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को पूरी तरह पराजित किया था। और यहाँ हमारा एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और हमारी जो अगली क्लास होगी वो मिडाइवल हिस्ट्री पर होगी। तो एंसेंट हिस्ट्री हमारी लुसेंट में जो जितना दिया गया है लुसेंट के अनुसार बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हर टॉपिक हर पॉइंट को कवर किया गया है। और अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला है। और कैसी लगी ये क्लास